नमस्कार साथियों, मैं सौरभ थपलियाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं उत्तराखंड इतिहास लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत। आज हम लोग उत्तराखंड इतिहास के अंतर्गत पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला राजवंश पढ़ने वाले हैं। उत्तराखंड पर शासन करने वाली कुणिद राजवंश एक प्रथम राजनीतिक शक्ति मानी जाती है। ऐसा कुछ इतिहासकारों में मतभेद है कि कुणिद ही उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी या कुछ और नाम जैसे हमारे सामने आते हैं कुलिंद नाम आता है या पुलिंद नाम आता है। ये नाम कुछ अलग थे या इनके कुछ अलग अलग परिवार थे। किसने उत्तराखंड पर सबसे पहले शासन किया था, तो उसी से संबंधित मैं कुछ बिंदुओं को लेकर के आया हूँ। कुणिद राजवंश आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न कुणिद राजवंश से संबंधित नहीं रह जाएगा। कुणिद राजवंश पर वीडियो बनाने का मेरा मकसद जो है वो मकसद इस वजह से है कि पहले बात तो ये है कि मैं सभी कक्षाओं में ये टॉपिक करवा चुका हूँ। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत मैंने सभी बैचेज में ये टॉपिक पढ़ा लिया था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस कुणिद राजवंश के अंतर्गत मुझे कुछ नवीन स्रोत या कुछ नई पुस्तकें मिली हैं जिनके पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए ताकि आपके पास और अधिक गुणवत्तापूर्ण जो मैटर है वो पहुंच पाए। अभी हम लोग बात शुरू करते हैं कुणिद राजवंश की। तो कुणिद राजवंश के बारे में बात शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुणिद उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। कुणिद राजवंश के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कुणिद राजवंश का नाम व परिचय। नाम व परिचय, नेम एंड इंट्रोडक्शन। दोस्तों, कुणिद राजवंश आपने पढ़ा होगा और ऐसे में आपको एक बात पता भी होगी कि कुणिद राजवंश के बारे में भाई कि जो कुणिद लोग थे उनके बारे में हमें दो तीन नाम इनके पता चलते हैं। एक नाम तो हमें पता चलता है कुणिद, एक नाम पता चलता है कुलिंद और एक नाम पता चलता है पुलिंद। ये तीन नाम हमें कुणिद राजवंश के बारे में पता चलते हैं। कुणिद हो गया, कुलिंद हो गया या पुणिद हो गया। इसके अलावा टॉलमी ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिका में एक कुलिंड्रिस नाम दिया है जिसका अर्थ होता है कि नदी का उद्गम स्थल, जिसका अभिप्राय ये है। उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। पहले यहाँ पर नाम के परिचय को समझो। इन नामों के रूप में हमें साक्ष्य मिलते हैं। एक तो कुणिद हो गया, दूसरा हमारे पास कुलिंद हो गया और पुलिंद हो गया। ये तीन नाम हमें इसके मिलते हैं। इनका क्या अभिप्राय है, क्या आशय इन नामों से है और क्या हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कुलिंद शब्द की अगर मैं बात करूं तो कुलिंदों को माना जाता है आर्यों का वंशज। कुलिंदों को आर्यों का वंशज माना जाता है। दोस्तों, आर्यों का वंशज माना जाता है। आर्य आप लोग जानते होंगे कि मध्य एशिया के निवासी माने जाते हैं। आर्यों के आने के संबंध में अलग अलग मत है। हालांकि हम लोग ये मान के चलते हैं आर्य एशिया और यूरोप के मध्य जो एक स्थल खंड था उसे जिसे हम लोग यूरेशिया के नाम से जानते हैं, आर्य वहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। अलग अलग मत, इसमें मैक्स मैलूर का अलग मत है, बाल गंगाधर तिलक का अपना अलग मत है। खैर, बात जो भी हो, हम यहाँ पर इतना समझ लें कि कुलिंद जो माना जाता है वो आर्यों के ही वंशज को माना जाता है। वाराही मिहिर ने कुणिंदों को द्विजमुख कहा है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वाराही मिहिर ने कुणिंदों को कहा है द्विजमुख। और अगर हम बात करें पुलिंद शब्द की तो पुलिंद शब्द संस्कृत का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगली। पुलिंद का मतलब होता है जंगली। ये तो हमारे पास कुछ नाम वगैरह इस राजवंश के नाम से संबंधित कुछ बातें हुई।
बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि कुलिंद और पुलिंद दोनों अलग अलग थे। उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली शक्ति पुलिंद थी, लेकिन अभी हमें जो मान करके चलना है वो ये मानना है कि कुलिंद राजवंश ही उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। दूसरी बात भाई, कुलिंद शब्द का अगर हम लोग बात करें कि समकालीन भारत में जिस समय उत्तराखंड या ऊपर के उत्तरी भारत के हिस्सों में जिस समय कुलिंद राजवंश का वर्चस्व था, उस समय के समकालीन भारत के जितने भी साहित्य हैं उन सभी साहित्यों में कुलिंदों के लिए कुलिंद शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। इसके अलावा आपको पता होगा कि 5वीं सदी में पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में कुलिंदों का हमें जो नाम मिलता है वो कुलुन तथा कौंद्रोप्रथ ये नाम लिखा है पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में कुलिंदों के लिए कुलुन तथा कौंद्रोप्रथ इन नामों का प्रयोग किया है। हालांकि इन नामों का मतलब क्या निकलता है, इनसे क्या आशय है, जिसे कुलिंदों के से जोड़ा गया है इतिहासकारों ने। देखो, पाणिनि की जो पुस्तक है वो 5वीं सदी की पुस्तक है और पाणिनि ने लिखा जब तो मध्य हिमालय के जनपदों के बारे में, उत्तरी हिमालय में जो जनपद थे और जो राजवंश शासन कर रहे थे 5वीं सदी में, उनके बारे में पाणिनि ने लिखा। और पाणिनि ने इसमें कुलुन या कौंद्रोप्रथ ये नाम लिखा है कुलिंदों के लिए, जिससे हमें ये समझ में आ सकता है, एक बार के लिए हम ये मान सकते हैं कि ये जो शब्द है इनको हम जोड़ सकते हैं कुलिंद राजवंश से। अगर आगे हम लोग बात करें तो टॉलमी की पुस्तक, टॉलमी हमारे पास भूगोलवेता हुए हैं और टॉलमी की पुस्तक है जियोग्राफी। टॉलमी की पुस्तक जियोग्राफी और इस पुस्तक में टॉलमी ने कुलिंदों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। वो शब्द हमारे पास आपको ध्यान में रखना है। आपसे किसी पेपर में पूछ सकता है कि भाई कुलिंड्रिस शब्द का प्रयोग कुलिंदों के लिए किसने किया है, तो आप ऐसे में आपका उत्तर हो जाएगा टॉलमी। टॉलमी ने कुलिंदों के लिए कुलिंड्रिस शब्द का प्रयोग किया है और कुलिंड्रिस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नदियों का उद्गम क्षेत्र। आपको ये ध्यान में रखना है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है नदियों का उद्गम क्षेत्र। नदियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है कुलिंड्रिस को। यहाँ तक तो ये कुछ सामान्य जानकारी हुई, और अगर हम सामान्य परिचय पढ़ें तो सामान्य परिचय में आपको पहले तो नाम ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से नाम हैं। कुलिंद हो गया, कुलिंद हो गया और पुलिंद हो गया। इन सभी नामों के मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। आगे अगर हम इस राजवंश में चलें तो हमारे पास आ जाता है कुलिंदों के बारे में जानकारी के स्रोत। अगर हम कुलिंदों के बारे में जानकारी के स्रोत देखें तो हमारे पास अति प्राचीन स्रोतों से लेकर के साहित्य में भी कुछ स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। हालांकि बहुत सारा जगह मैंने ऐसा देखा है कि कुलिंदों के बारे में जो स्रोत बताए जाते हैं वो बताया जाता है कि कुलिंदों के बारे में स्रोत जो हैं वो एकमात्र स्रोत मुद्राएं हैं, लेकिन हमारे पास साहित्य, अभिलेख, मुद्राएं और इनका जो समय काल है उससे संबंधित भी जो जानकारियां मिलती हैं वो भी हमारे पास उपलब्ध हैं। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कुलिंदों के विषय में जानकारी के स्रोत। देखिए, मैंने आपको जब इतिहास पढ़ाया था और इतिहास में मैंने आपको बताया था कि कुलिंद के विषय में जानकारी के स्रोत, या इतिहास में जब भी हम स्रोतों को पढ़ते हैं तो स्रोतों को दो भागों में हम लोग पढ़ते हैं। स्रोत दो भागों में कैसे पढ़ते हैं हम लोग,
एक को बोलते हैं हम लोग साहित्यिक स्रोत और एक को हम लोग बोल देते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो हमें उत्खनन के आधार पर प्राप्त होते हैं, जबकि साहित्यिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो किसी पुस्तक में, किसी विवरण में ग्रंथित होते हैं या किसी के द्वारा संपादित किए जाते हैं। ऐसे स्रोत हमारे पास स्रोत हो जाते हैं साहित्यिक स्रोत। हालांकि जो स्रोत हमें उत्खनन के आधार पर मिलते हैं उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। कुणिदों के संबंध में जो स्रोत हैं उनमें जो साहित्यिक स्रोत हैं वो अति प्राचीन स्रोत हैं। जैसे हम लोग भारतीय इतिहास में देखें तो भारतीय इतिहास में हम लोग रामायण और महाभारत कालीन स्रोतों के बारे में नहीं जानकारी लेते हैं, लेकिन अपने उत्तराखंड में हम लोग स्रोतों के बारे में भी पढ़ते हैं। क्यों? इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि 1803-4 के समय का जो बाढ़, भूकंप, ये सारी परिस्थितियाँ थी जिसमें अजयपाल का श्रीनगर वाला भवन भी नष्ट हो चुका था। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर हम यहाँ पर चलें तो माना जाता है कि इन लगातार आ रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्तराखंड इतिहास के बहुत सारे स्रोत खत्म हो चुके हैं। ऐसा कहीं इतिहास की किताबों में हमें विवरण देखने को मिलता है कि भाई लगातार प्राकृतिक आपदाओं से स्रोत खत्म हो गए हैं। उसमें अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो साहित्यिक स्रोतों में हम लोग एक तो रामायण को भी ले लेते हैं और महाभारत को भी ले लेते हैं। अगर हम कुणिदों के संक्षेप में रामायण और महाभारत की बात करें तो रामायण में भी कुणिदों के बारे में जानकारी मिलती है और महाभारत में भी मिलती है। रामायण जो हमारे पास एक विशाल ग्रंथ है, उस रामायण के चतुर्थ खंड, जिस खंड का नाम है किष्किंधा खंड, किष्किंधा खंड, रामायण के चतुर्थ खंड किष्किंधा खंड में हमें कुणिदों से संबंधित एक नाम मिलता है जिसमें लिखा गया है पुलिंदोचौ। पुलिंदोचौ शब्द का उल्लेख मिलता है हमें किष्किंधा खंड में। तो यहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है कि भाई कुणिदों के बारे में भी हमें रामायण के ग्रंथ से भी पता चलता है। दूसरी बात, अगर महाभारत को देखें तो महाभारत के सभा पर्व और वन पर्व, महाभारत के सभा पर्व और वन पर्व से भी कुणिदों के बारे में जानकारी मिलती है। सभा पर्व और वन पर्व से कुणिदों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि इस समय श्रीनगर का राजा सुबाहु था तथा कुणिदों की राजधानी का पता चलता है हमें कि ये एक कुणिद नरेश था जिसकी राजधानी श्रीनगर थी। देखिए, महाभारत के अनुसार महाभारत क्या कहता है, तो महाभारत कहता है कि जब कुणिद शासकों ने महाभारत का जब युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों आपस में भाई भाई थे। तो पांडवों ने कौरवों को मारने के बाद 5 भाई पांडवों ने कौरवों की हत्या कर दी थी जब, तो उन हत्या के बाद माना जाता है कि पांडवों को भगवान शिव के आशीर्वाद की ज़रूरत थी जिससे उन्हें मुक्ति मिल सके, कि इस पाप से उन्हें मुक्ति मिल सके कि उन्होंने अपने भाइयों की ही हत्या की है। इसके लिए जब पांडव आगे बढ़े भगवान शिव के आशीर्वाद लेने के लिए, जब केदारनाथ की ओर बढ़ रहे थे, तो ऐसे में भगवान शिव जो थे, कहा जाता है कि उस समय मिलने के मूड में नहीं थे बिल्कुल भी। तो इस वजह से भगवान शिव ऊपर ऊपर को जाते रहे और ऊपर अंत में शिव पहुंच गए केदारनाथ में, और केदारनाथ में पहुंच करके भगवान शिव ने ज़मीन में डुबकी मार ली। जब ज़मीन में डुबकी मारी तो जहाँ जहाँ भगवान शिव के आज हमें अंग देखने को मिलते हैं वहाँ पंच केदार हमारे हैं। जैसे सभी पंच केदार एक ही पर्वत श्रेणी पर हैं। हम लोग जैसे बात करें, केदारनाथ हो गया, मदमहेश्वर हो गया, रुद्रनाथ हो गया, कल्पेश्वर हो गया, ये सभी एक ही समांतर पर्वत श्रेणी पर है। कहीं शिव के पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है, कहीं मुख भाग की पूजा की जाती है। तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके से हम इसे मान सकते हैं। खैर, वो कारण जो भी हो, बहरहाल हम लोग आ जाए मुद्दे पर, तो हमें एक जानकारी ये मिलती है कि पांडव जब स्वर्ग की यात्रा के लिए जा रहे थे तो तब पांडव जैसे ही श्रीनगर पहुँचे तो श्रीनगर में उन्होंने अपने मित्र
पुत्र सुबाहु के यहाँ विश्राम किया। तो हमें इससे ये पता चला कि ये जो सुबाहु था ये कुणिद नरेश था और इसकी राजधानी उस समय पे श्रीनगर हुआ करती थी। हालांकि हम ये बोल सकते हैं कि कुणिदों की प्रारंभिक राजधानी श्रीनगर हुआ करती थी। इस विषय में हमें यहाँ से पता चलता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि टॉलमी और पाणिनि ने भी इनका उल्लेख किया ही है। आगे अगर हम लोग समझें तो भारतीय इतिहास में व्यक्ति हुए हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें आप जानते होंगे, पढ़ा होगा भारत के इतिहास में कि 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में पुरातत्व विभाग की नींव डाली और पुरातत्व विभाग की नींव डालने वाले कनिंघम इसी कुणिद राजवंश के बारे में कहते हैं कि हिमाचल उत्तराखंड के कनेतों से कुणिदों का कुछ संबंध रहा होगा। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अलेक्जेंडर कनिंघम मानते हैं कि हिमाचल के कनेतों से ही उत्तराखंड के कुणिद संबंधित थे। हिमाचल के कनेतों से ही उत्तराखंड के कुणिद संबंधित थे, ऐसा मानना है अलेक्जेंडर कनिंघम का। हालांकि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, ये भी सत्य हो सकता है। तो ये हमारे पास एक साहित्यिक स्रोत हो गए। रामायण, महाभारत, टॉलमी का विवरण, पाणिनि का विवरण, ये हमारे पास साहित्यिक स्रोत के कुछ उदाहरण हो गए। अगर हम लोग आगे चले तो इसके अतिरिक्त हमें साहित्यिक स्रोतों में भी, जैसे अगर हम कुछ बौद्ध ग्रंथों को देखें तो बौद्ध ग्रंथों में हमारे पास कुछ नाम आते हैं, जैसे बृहत संहिता, महामयूरी, बृहत संहिता, महामयूरी। इन ग्रंथों से भी हमें कुणिदों के बारे में जानकारी मिलती है, कुणिदकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है। इसके अलावा पराशर संहिता एक बौद्ध ग्रंथ है जिससे भी हमें कुणिदों के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। तो इन बौद्ध ग्रंथों से भी कुणिदों के बारे में जानकारी मिलती है। हो सकता पेपर में पूछ ले, तो आपको इनका नाम ध्यान में रखना है कि बृहत संहिता, महामयूरी और पराशर संहिता। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें साहित्यिक स्रोतों के बाद, अगर हम लोग देखें कि पुरातत्व के आधार पर कौन कौन से स्रोत कुणिदों के बारे में हैं या हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, तो उसमें सबसे पहले आपने कुणिदों के अभिलेखों को ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें कुणिदों के अभिलेखों की, तो कुणिदों के हमें अभिलेख बरहुत और मथुरा 2 स्थान से प्राप्त हुए हैं। आपको पता होगा कि कुणिदों का अभिलेख हमें एक तो बरहुत से प्राप्त हुआ है। बरहुत जो वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा है, वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बरहुत और दूसरा हमारे पास आ जाता है मथुरा जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का अंग है। मथुरा और बरहुत से हमें कुणिदों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और इन अभिलेखों के अलावा थोड़ा सा हम एक संचय में ध्यान रखेंगे, कालसी स्थित मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख। कालसी अशोक का शिलालेख, ये हमारे पास कुणिदों के बारे में कुछ अभिलेख हमारे पास हैं। अगर मैं यहाँ इन अभिलेखों के बारे में बात करूँ तो बरहुत अभिलेख से हम लोग कह सकते हैं कि कुणिद जो राज्य था, कुणिद जो राजा थे, वो न केवल उत्तराखंड में बल्कि उत्तराखंड से बाहर भी शासन किया करते थे। इस बात का हमारे पास प्रमाण है बरहुत अभिलेख। बरहुत अभिलेख से हमें पता चल रहा है कि भाई जो कुणिद शासक थे वो न केवल उत्तराखंड में बल्कि उत्तराखंड के बाहर भी शासन किया करते थे। मथुरा अभिलेख इसी बात का हमें प्रमाण देता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कुणिदों का राज्य विस्तार था। कालसी अभिलेख हमारे पास एक थोड़ा सा ऐसा स्रोत है जिसमें आपको थोड़ा समझते हुए चलना है। समकालीन अगर भारत का इतिहास देखें तो समकालीन भारत के इतिहास में मौर्य सम्राट अशोक के आने से पहले अशोक के पिता बिंदुसार राजा हुआ करते थे। बिंदुसार से पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की नींव डाली थी चाणक्य के मदद से। और चाणक्य और चंद्रगुप्त का, जब चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों मिले थे तो चाणक्य ने कहा था कि भाई, चाणक्य के कहने पर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधा था, एक शासक के नीचे लेकर के आया था और अखंड भारत का निर्माण किया था।
ऐसे में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब मौर्य सम्राट इतने बड़े विशाल भारत के क्षेत्र पर संपूर्ण भारत को अपने अधीन कर लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जब अखंड भारत का निर्माण कर लेता है, धनानंद का वध कर लेता है, वहाँ भारत के इतिहास में हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को विजित किया था। ऐसे में हम लोग जान रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में एक वंश शासन कर रहा था, कुणिद राजवंश। तो हम लोगों को इस कालसी शिलालेख से ये पता चलता है कि भाई जो कुणिद थे वो मौर्यों के अधीन हुआ करते थे। कुणिद मौर्यों के अधीन हुआ करते थे। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है, सामान्य परीक्षाओं की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय इतिहास में शिलालेख लिखवाने का श्रेय मौर्य सम्राट अशोक को ही जाता है। सबसे पहले शिलालेख लिखवाने का श्रेय ईरान के शासक दारा को जाता है, और उसके बाद अगर हम भारत के इतिहास में देखें तो भारत के इतिहास में शिलालेखों को लिखवाने का श्रेय मौर्य सम्राट अशोक को ही जाता है। अशोक के अगर हम शिलालेखों की बात करें तो इसमें सप्त स्तंभ लेख, चतुर्दश शिलालेख, अलग अलग शिलालेख हैं जिनमें अलग अलग हमारे पास नाम आ जाते हैं। जैसे इन्हीं में नाम आ जाता है कि भाई गिरनार, एररगुड्डी, धौला, सोपारा, जौगढ़, ये कुछ शिलालेख कालसी अशोक के। वहीं इसके चतुर्दश शिलालेखों में नाम आ जाता है भाई लोरिया अर्राज, लोरिया नंदगढ़, रामपुरवा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ और एक चंपारण, ये सभी इसके शिलालेखों में नाम आ जाता है। उन्हीं में से एक शिलालेख जो हमारे उत्तराखंड में है, कालसी शिलालेख। इस कालसी शिलालेख के बारे में हमें ध्यान रखना है कि भाई अशोक के इस शिलालेख से हमें इस बात का पता चलता है कि मौर्यों के अधीन हुआ करते थे कुणिद शासक। तो ये तो हुए कुछ अभिलेख वगैरह। अभिलेखों के बारे में अभी डिटेल से बात करेंगे, जब कुणिदों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको अब मैं लेकर के चलता हूँ कुणिदों के आगे समय काल के बारे में या इनकी मुद्राओं के बारे में। अच्छा, पहले हम इनकी मुद्राओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुद्राएं, तो कुणिद मुद्राओं के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो आप लोग सभी जानते होंगे कि कुणिदों की जो मुद्राएं हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, एक चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, और तीसरा हमारे पास जो मुद्राओं का प्रकार हमें देखने को मिलता है अमोघ भूति, चत्रेश्वर, छत्रेश्वर और अल्मोड़ा प्रकार। ये 3 प्रकार की हमारे पास मुद्राएँ देखने को मिलती हैं। संभवतः ये जो मुद्राएँ हैं ये रजत और तांबा धातु की मुद्राएँ हैं। चांदी तांबे का इनमें प्रयोग किया गया है, मिलावटी चांदी धातु का इसमें प्रयोग किया गया है। और इन मुद्राओं से हमें ये भी पता चलता है कि भाई कुणिदों द्वारा चलाए गए ये जो सिक्के हैं वो सबसे प्रबल स्रोत हैं कुणिद राजवंश को पढ़ने का। इन्हीं सिक्कों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कुणिदों के समय कुणिदों की जो आर्थिक स्थिति थी वो एक संपन्न आर्थिक स्थिति थी, कुणिदों के द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों से पता चलता है। अगर इसके बाद हम लोग समय काल की बात करें कि भाई कुणिद की मुद्राओं में अभी हम डिटेल से बात करेंगे, एक एक प्रकार की मुद्राओं को पढ़ेंगे। अमोघ भूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की, सभी प्रकार की मुद्राओं को पढ़ेंगे। उनमें किन किन राजाओं का नाम मिलता है, कितने प्रकार से अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं को बांटा गया है, उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। आगे हम लोग पहले थोड़ा संक्षेप में स्रोतों की बात कर लें। तो अभी हम लोग फिर कुणिद शासकों के समय काल की बात करते हैं। समय काल, अगर हम समय काल की बात करें तो जो कुणिदों का शासन काल था या समय काल था, ये हमारे पास हमें जानकारी मिलती है कि 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व आपको वैसे भी ध्यान में रखना है। भारत में लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व, और आपको इस संक्षेप में भी ध्यान रखना है कि 1000 ईसा पूर्व से 200-300 ईस्वी तक कुणिदों ने हमारे उत्तराखंड में शासन किया। यानी हम बोल सकते हैं कि 1000 BC से और 200-300 AD तक, यहाँ पर इतने समय तक कुणिदों ने शासन किया। अब इस शासन काल के बारे में इतिहासकारों का मानना है कि लगभग 1200 सालों का ये शासनकाल, और इस 1200 साल के शासनकाल में कुणिदों के अलग अलग शासकों ने शासन किया होगा, ऐसा हमारे पास कुछ इतिहासकारों का मानना है। ये तो शासनकाल की बात हुई। अगर हम बात करें कि कुणिदों की राजधानी के बारे में, तो यहाँ आपको राजधानी के बारे में ध्यान रखना है कि कुणिदों की राजधानी समय समय पर परिवर्तित होती रही है।
सबसे पहले जैसे कि हमें महाभारत से जानकारी मिली थी कि सबसे पहले कुनिंदों की जो राजधानी हुआ करती थी वो श्रीनगर हुआ करती थी। ये वर्तमान का श्रीनगर गढ़वाल जो हमारा पौड़ी जनपद के अंतर्गत आ जाता है वही श्रीनगर गढ़वाल है, वर्तमान श्रीनगर। और अगर हम दूसरी बात करें कि कुनिंदों के बारे में, भाई अगर हम दूसरी राजधानी बोलें कि सबसे पहले तो चलो श्रीनगर थी, उसके बाद इनकी राजधानी कहाँ थी, तो इनकी राजधानी हुआ करती थी कालकूट। कालकूट को इतिहासकार वर्तमान कालसी मानते हैं। कालकूट हमारा वर्तमान कालसी हो गया। इसके अलावा शत्रुघ्न नगर, शत्रुघ्न नगर। अब बात को सुनना मित्रों, ये जो शत्रुघ्न नगर है, इस शत्रुघ्न नगर की पहचान कुछ इतिहासकारों ने रोपड़ से की है। कुछ इतिहासकारों ने इसकी पहचान की है रोपड़ से। कुछ इतिहासकार इसे मानते हैं चक्राता वाला क्षेत्र और कुछ इतिहासकार इसे मानते हैं सहारनपुर वाला क्षेत्र। सहारनपुर वाला क्षेत्र। तो कुनिंदों की राजधानी जो शत्रुघ्न नगर थी, वो शत्रुघ्न नगर कुछ इतिहासकारों का मानना है रोपड़, या फिर कुछ इतिहासकारों का मानना है चक्राता, या फिर कुछ इतिहासकारों का मानना है सहारनपुर। इसके अलावा कुनिंदों की जो राजधानी हुआ करती थी वो होती थी बेहट, और बेहट हमारा सहारनपुर का नज़दीकी क्षेत्र है। सहारनपुर ये कुनिंदों की राजधानी समय समय पर रही है। राजधानी के बारे में एक और तथ्य हमारे पास निकल करके आता है कि जब मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत का एकीकरण किया, अखंड भारत का निर्माण किया, तो उस समय पे हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कुनिद शासक थे वो मैदानी क्षेत्रों से अपनी राजधानी ऊपर पर्वतीय प्रदेशों की ओर लेकर के चले गए थे। ऊपर पहाड़ों की ओर भागना शुरू कर दिया था उन्होंने मौर्यों के आक्रमण के समय, और इस वजह से उनकी राजधानी उस समय कालकूट कालसी थी। और भारतीय इतिहास में जैसे ही अशोक की मृत्यु होती है, अंधकार युग की शुरुआत होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय तक का जो समय है उसे हम लोग बोलते हैं अंधकार युग। अंधकार युग की जब शुरुआत होती है तो उस अंधकार युग में फिर से कुनिंदों ने मैदानी भागों में अपनी राजधानी को बनाना शुरू कर दिया था। ऐसा हम लोग इनकी राजधानियों के इस क्रम को देख करके कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको राजधानी का समझ में ना आया हो तो राजधानी समझने के लिए आप मेरी इतनी सी बात समझ लेना कि सबसे प्रारंभिक राजधानी जो हुआ करती थी वो श्रीनगर हुआ करती थी। फिर उसके बाद कुनिंदों की राजधानी हुई कालकूट। कालकूट कुनिंदों की राजधानी संभवतः मौर्यों के समय थी। मौर्यों का जब आक्रमण हुआ तो कुनिंद राजवंश ऊपर, कुनिंद जो राजा थे वो ऊपर पर्वतों की ओर भागना शुरू किया उन्होंने और अपनी राजधानी बनाया कालकूट कालसी को। उसके बाद जब मौर्य सम्राट अशोक, मौर्यों का पतन शुरू होता है, मौर्यों के पतन के बाद वापस कुनिंदों ने अपनी राजधानी मैदानी भागों में बनाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने शत्रुघ्न नगर और उसके बाद बेहट को अपनी राजधानी बनाया। ये क्रमशः कुनिंदों की राजधानियां रही हैं। अगर हम कुनिद शासकों का कुछ विवरण देखें, हमारे पास अभी हमने सामान्य परिचय पढ़ा, और अगर आगे हम लोग देखें कुनिद शासकों का विवरण, कुनिद शासकों का जो विवरण है दोस्तों, हमें इनकी मुद्राओं से प्राप्त होता है। कुनिंदों का विवरण हमें उनकी मुद्राओं से प्राप्त होता है। कुनिद मुद्राओं से हमें विवरण मिलता है। जैसे जो अल्मोड़ा प्रकार की कुनिंदों की मुद्राएं हैं, उनसे कुल हमें 8 राजाओं के नाम मिलते हैं, और इन 8 राजाओं के नामांत में या तो भूति होता था और या फिर इनके नामांत में भूति होता था, और या फिर इनके नामांत में दत्त होता था। जैसे अमोघ भूति, बल भूति, या फिर इनके नाम के पीछे भूति होता था, और या फिर हम जैसे मग भगत हो गया, शिवदत्त हो गया, हरिदत्त हो गया, तो ऐसे दत्त नाम हमें या फिर मिलते हैं इनके नाम के अंत में, और या फिर भूति हमें नामांत इनका देखने को मिलता है। जिससे यह भी कहा जा सकता है कि
अलग अलग हमें दो नाम देखने को मिल रहे हैं। अंत में हमें या तो दत्त देखने को मिल रहा है और या फिर भूति देखने को मिल रहा है। और 1200 साल तक इन्होंने शासन किया, तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भाई इनके अलग अलग परिवारों ने शासन किया होगा। हो सकता है दत्त परिवार अलग रहा होगा, भूति परिवार अलग रहा होगा, ये अलग अलग रहे होंगे, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। कुछ इतिहासकार ऐसा इसके बारे में कहते हैं। ये तो कुणिद शासकों के विवरण में हमने बताया आपको कि लगभग हमारे पास 8 राजाओं का जो हमें नाम मिलता है वो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से मिलता है। किस किस का मिलता है अभी मुद्राओं में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर मैं कुणिद शासकों के विवरण में ही आपको बता दूं, एक राजा अमोघ भूति, अमोघ भूति, और अमोघ भूति आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको अमोघ भूति के ऊपर मैं वेरी इंपॉर्टेंट मार्किंग कर रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है कि ये जो अमोघ भूति है ये कुणिद राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा है। अगर आपसे पूछे कि कुणिद वंश का सबसे प्रतापी राजा, सबसे प्रतापी राजा या सबसे प्रभावशाली शासक, सबसे प्रभावशाली शासक, तो हम लोग कह सकते हैं कि कुणिद वंश का सबसे प्रभावशाली शासक अमोघ भूति ही था। अगर हम बात करें हम ऐसा कैसे कह रहे हैं, तो इसकी वीरता की जानकारी हमें इसके सिक्कों से प्राप्त होती है, जहां सभी कुणिदों की मुद्राएं या सभी अन्य प्रकार की कुणिद मुद्राओं में हमें धातु जो देखने को मिलती है वो ताम्र धातु देखने को मिलती है। वहीं अमोघ भूति हमारे पास एक ऐसा शासक है जिसने तांबा और रजत यानी चांदी दोनों के सिक्के चलवाए थे, और इस कारण हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये एक प्रभावशाली शासक था। इसके समय में कुणिदों का वर्चस्व था। दूसरी बात भाई, हमें ये जो अमोघ भूति है इसके सिक्कों पर लिखा हुआ मिला है राज अमोघ भूति कुणिद महाराजस्य, ऐसा हमें इसके सिक्कों पर देखने को मिलता है। तो इसके सिक्कों पर हमें क्या अंकन देखने को मिलता है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कुणिदस्य, कुणिदस्य अमोघ भूति महराजस कुणिदस्य अमोघ भूति महराजस्य, इसके हमें सिक्कों पर उत्कीर्ण मिलता है, जिससे हमें इसके महाराजा की उपाधि का पता चलता है। महाराजस्य यानी महाराजा, महाराजा की उपाधि का पता चलता है। इससे हम लोग कह सकते हैं कि भाई जो कुणिद नरेश थे, हो सकता है कि वो सारे सामंती राजा रहे होंगे या मांडलिक राजा रहे होंगे, लेकिन अमोघ भूति एक ऐसा शासक था जो ना सामंती राजा था ना मांडलिक राजा था। एक हमारे पास ऐसा शासक हम लोग अमोघ भूति को कह सकते हैं कि जो एक प्रतापी शासक था, जिसके पास स्वतंत्र शासक था, जिसके पास महाराज की उपाधि हुआ करती थी। इसलिए हमने बोल दिया कि सबसे शक्तिशाली राजा कौन है, अमोघ भूति है। इसका नाम हमें उल्लेखित मिलता है। आगे हम लोग कुणिद राजवंश की मुद्राओं को ही पढ़ेंगे, क्योंकि मुद्राओं से ही संबंधित चीज़ें आपके पेपर में ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं, तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कुणिद मुद्राओं को पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे कि संपूर्ण भारत के संक्षेप में और उत्तराखंड के संक्षेप में भी अगर हम लोग देखें तो कुणिदों की मुद्राएं हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो आप लिखोगे कुणिद राजवंश, कुणिद राजवंश मुद्राएं, मुद्राएं हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो द्वितीय सदी से तृतीय सदी पूर्व की इस समय कुणिद शासकों की हमें पर्याप्त कुणिद सिक्के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अलग अलग भारत के जगह से प्राप्त हुए हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, और उसके साथ साथ हमारे उत्तराखंड में भी कुणिदों के हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमें ध्यान रखना है। अगर हमसे पूछा जाएगा तो आपको बोलना है कि भाई पहले तो हिमाचल प्रदेश, दूसरा हमारे पास आपको ध्यान रखना है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया। तीसरा आपको ध्यान में रखना है हरियाणा,
चौथा आपको ध्यान में रखना है हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, और अंत में पांचवा आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड। इन स्थानों से हमें कुणिदों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगर हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में हमें चाकर, हमीरपुर, ज्वालामुखी, चाकर, हमीरपुर, ज्वालामुखी, मंडी, इन स्थानों से हमें कुणिदों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। चाकर हो गया, हिमाचल प्रदेश के कौन कौन सी जगह से प्राप्त हुई हैं, तो आप बोलोगे कि चाकर, हमीरपुर, ज्वालामुखी और मंडी, यहाँ हिमाचल के इन स्थानों से कुणिदों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ भाई कि पंजाब में कौन कौन सी जगह से प्राप्त हुई हैं, तो पंजाब में आप बोलोगे कि सुनेत, सोग और रोपड़, इन स्थानों से हमें कुणिदों की मुद्राएं पंजाब में प्राप्त हुई हैं। पंजाब राज्य के अंतर्गत कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो सुनेत, सोग और रोपड़ से। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई कि हरियाणा में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा में बुढ़िया जगह है हरियाणा में, और इसके अलावा नारायण बग्गड़ अपने उत्तराखंड में भी है, ध्यान रखना। नारायण बग्गड़ हरियाणा वाला, नारायण बग्गड़, करनाल, इन स्थानों से हमें कुणिदों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं हरियाणा के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करें, तो उत्तर प्रदेश में बेहट और सहारनपुर से हमें कुणिदों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड में बात करें, तो उत्तराखंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पिछले एक पेपर में पूछ भी लिया आपसे, LT में पूछ भी लिया था कि बताओ भाई कि उत्तराखंड के निम्न में से किस स्थान से कुणिदों की मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई, तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड में सुमाड़ी, अठूर, खांड, सुमाड़ी, अठूर, खांडग्राम, टिहरी गढ़वाल, खांडग्राम, टिहरी गढ़वाल, इसके अलावा अल्मोड़ा, और इसके अलावा कत्यूर घाटी। बागेश्वर में गोमती और सरयू नदी के बीच में 149 ग्राम की प्रसूत भूमि को कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है। वहाँ से भी हमें इनके बारे में कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। इन सिक्कों का हमें वहाँ से भी हमें कुणिदों के सिक्के प्राप्त हुए थे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई हमें जो कुणिदों के जो सिक्के प्राप्त हुए वो सुमाड़ी, अठूर, खांडग्राम, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और कत्यूर घाटी, इन जगह से हमें कुणिदों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अच्छा, अब हमें प्राप्त तो ये कुणिदों के सिक्के हुए हैं, तो अब थोड़ा सा कुणिद मुद्राओं के बारे में जानकारी लेते हैं कि कुणिद मुद्राओं को कितने भागों में बांटा गया है और क्या क्या इनके बारे में हमें पता चलता है। देखिए, आपको इसमें इतना समझना है कि कुणिद जो मुद्राएं हैं उन मुद्राओं को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। 3 अलग अलग भागों में हमने उन्हें बांटा है। जैसे हमारे पास आ जाता है एक कि हमने इन्हें बांटा है अमोघ भूति प्रकार, अमोघ भूति प्रकार। दूसरा हमने इन्हें बांटा है अल्मोड़ा प्रकार, और तीसरा हमने इन्हें बांटा है चत्रेश्वर
या छत्रेश्वर प्रकार, छत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार, इन 3 भागों में हमने कुणितों की मुद्राओं को बांटा है। ये जो अल्मोड़ा मुद्राएं हैं इन्हें भी 4 भागों में बांटा गया है, प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार, तृतीय प्रकार और चतुर्थ प्रकार। तो क्या विशेषता है इन मुद्राओं की, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं, अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में आपको ध्यान रखना है कि ये मुद्राएं हमें ब्राह्मी व खरोष्टी, ब्राह्मी व खरोष्टी दोनों लिपियों में इन पर उत्कीर्ण मिलता है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में हमें इस पर उत्कीर्ण मिलता है अमोघभूति की मुद्राओं पर। दूसरा, ये जो मुद्राएं हैं ये मुद्राएं हमारे पास ताम्र और रजत धातु की हैं, ताम्र व रजत धातु की, ताम्र व रजत धातु की मुद्राएं हैं। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में हमें इसका अंकन देखने को मिलता है। हालांकि कुछ इतिहास की किताबों में इनका भार वगैरह भी दे रखा है कि 31 ग्रेन से इतने ग्रेन तक की ये मुद्राएं, आपको उसमें भी इतना विशेष ध्यान नहीं रखना है। अगर कोई इससे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तो मैं आपको उसे अलग से चैप्टर में डाल करके बता दूंगा, वीडियो के अंत में डाल करके बता दूंगा उसे। फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए कि अमोघभूति प्रकार ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में हमें इस पर अंकन मिलता है। दूसरी बात कि ये जो अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं हैं, इन अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं ताम्र और रजत धातु में हमारे पास प्राप्त होती है। दूसरी बात, अगर हम अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं पर अंकन देखें तो इस अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं पर हमें कुछ अंकन देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे पास नारी का अंकन देखने को मिलता है। नारी यानी देवी का अंकन हमें इस पर देखने को मिलता है। इसी अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं पर हमें मृग का अंकन भी देखने को मिलता है, मृग का अंकन भी देखने को मिलता है। इस पर हमें चक्र, नाग और स्वास्तिक, चक्र, नाग और स्वास्तिक, इन चीज़ों का अंकन हमें इसकी मुद्राओं पर देखने को मिलता है। नारी देवी का अंकन इस पर देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ मृग का, चक्र, नाग और स्वास्तिक, इनका अंकन हमें इस मुद्राओं पर देखने को मिलता है। अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं, मुख्यतः ये जो मुद्राएं हैं इन मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि में लेख अंकन किया गया है। और वहीं आपको ध्यान रखना है कि ये मुद्राएं जो हैं ताम्र धातु की हैं। ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा गया है, ताम्र धातु की मुद्राएं हैं। दूसरी बात, इन अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में अभी तक हमारे पास 58 सिक्के प्रकाश में आ चुके हैं, 58 सिक्के हमारे पास प्रकाश में आ चुके हैं। इन्हीं सिक्कों में अगर हम लोग बात करें तो ये जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं इनमें 8 राजाओं के नाम भी हमें मिलते हैं। 8 कुणित शासकों का हमें इसमें जिक्र देखने को मिलता है, जिनमें नाम आता है शिवदत्त, हरदत्त, शिवपालित, शिवरक्षित, गौमित्र, विजयभूति, मगभगत, और एक नाम हमें इसमें देखने को मिलता है आसेक, गौमित्र वगैरह, ये हमें इसमें नाम देखने को मिलता है। ये जो अमोघभूति प्रकार के ये जो अल्मोड़ा प्रकार के मुद्राएं हैं, ये सिक्के मिलावटी चांदी के भी हैं। कुछ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अल्मोड़ा प्रकार के जो नवीनतम स्रोतों से पता चला है कि ये जो सिक्के हैं वो इनमें कुछ मिलावटी चांदी के भी सिक्के हैं। और इन सिक्कों को हमने कुल 4 भागों में बांटा है। 2 आकार के मिलते हैं ये सिक्के, कुछ बड़े सिक्के और कुछ छोटे सिक्के। तो इस प्रकार से हमने इन्हें कुल 4 भागों में विभाजित किया है। बात करें अगर हम प्रथम प्रकार की सिक्कों की, तो प्रथम प्रकार के सिक्कों में आपको ध्यान रखना है कि शिवदत्त, हरदत्त और गौमित्र, प्रथम प्रकार के जो सिक्के हैं उनमें शिवदत्त, हरदत्त और गौमित्र, इन राजाओं के बड़े आकार के सिक्के
हमने प्रथम प्रकार में इसे रख दिया। शिवदत्त, हरदत्त और गोमित्र के बड़े आकार के सिक्के पहले प्रकार में हमने इन्हें सम्मिलित कर लिया। दूसरे प्रकार के सिक्के कौन से हैं? दूसरे प्रकार के सिक्कों में एक तो मानव का अंकन है, मानव का अंकन, मानवांकित सिक्के, मानव को अंकित किया गया है, ठीक है, मानव को अंकित किया गया है। दूसरी बात, इसमें द्वितीय प्रकार में हमने शिवपालित के सिक्कों को शामिल किया है, शिवपालित के सिक्कों को शामिल किया है हमने द्वितीय प्रकार में। तृतीय प्रकार की जो मुद्राएं हैं, इन तृतीय प्रकार की मुद्राओं को आपको विशेष ध्यान रखना है कि इन तृतीय प्रकार की मुद्राओं में हमें विजय भूति की मुद्राओं को रखा है, विजय भूति की मुद्राओं को हमने इस तृतीय प्रकार की मुद्राओं में रखा है। अगर हम बात करें विजय भूति की मुद्राओं की, तो विजय भूति के सिक्कों को हमने इसमें रखा है जिस पर राज विजय भूति अंकित मिलता है, जिस पर राज्य विजय भूति, ये अंकन हमें इन सिक्कों पर देखने को मिलता है, राज्य विजय भूति। इस प्रकार के सिक्कों को हमने तृतीय प्रकार के सिक्कों में रखा है। इन सिक्कों में बैल इत्यादि का हमें अंकन देखने को मिलता है, बहुयातायात में बैल का अंकन किया गया है इस तृतीय प्रकार के सिक्कों में, और बहुत सारे इसमें चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है तृतीय प्रकार के सिक्के, विजय भूति प्रकार के सिक्के। चतुर्थ प्रकार का जो सिक्का है, ये शिवरक्षित का सिक्का और गोमित्र का, शिवरक्षित और गोमित्र के बड़े आकार के सिक्के, बड़े आकार के सिक्के, शिवरक्षित और गोमित्र के बड़े आकार के सिक्के, इसमें हम इन्हें शामिल करते हैं चतुर्थ प्रकार में। शिवरक्षित और बड़े नहीं, छोटे आकार के सिक्के, छोटे आकार के सिक्के, छोटे आकार के सिक्के, शिवरक्षित और गोमित्र के छोटे आकार के सिक्के, इन चार भागों में हम कुल अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों को बांटते हैं। इन सिक्कों में आपको ध्यान रखना है, उक्त जितने भी मैंने आपको सिक्के बताए हैं, इन सिक्कों में नंदीपाद, पर्वत से निकलती नदी और वृक्ष, मानव, बोधि वृक्ष, बौद्ध वृक्ष जो होता है, कुबड़ युक्त बैल, इन सभी चीज़ों का हमें इस पर अंकन देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं हैं, ये चत्रेश्वर या छत्रेश्वर मंदिर आपका द्वाराहाट के चत्रेश्वर मंदिर से इसकी पहचान की गई है, और कहा जाता है कि कुनिंदों के कुल देवता हुआ करते थे छत्रेश्वर, कुल देवता। तो अपने कुल देवता के लिए इनके द्वारा जारी किए गए सिक्के थे चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के, जिन सिक्कों में इनका नाम मिलता है हमें भगवतो चत्रेश्वर महात्मान, भगवतो चत्रेश्वर महात्मान, इस प्रकार के हमें सिक्कों का अंकन मिलता है, महात्मन इस सिक्कों का अंकन मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कुनिंदों ने अपने कुल देवता के लिए जारी करवाए थे। ये सिक्के भी ताम्र धातु के सिक्के थे और इन पर भी लेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ताम्र धातु के सिक्के थे ये भी, और इन पर भी जो लेख लिखा गया था वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अगर हम बात करें अब कुनिंदों के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ की, कुछ अलग चीज़ की, तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कुनिंद मुद्राओं के संबंध में MP जोशी ने एक पुस्तक लिखी है। कुनिंद मुद्राओं के संबंध में MP जोशी ने पुस्तक लिखी है, मोर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स। मोर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स पुस्तक किसने लिखी है? तो आप बोलोगे MP जोशी ने। वही MP जोशी जिन्होंने लखो उडियार की खोज की थी,
उन्हीं MP जोशी के द्वारा कुनिंदों की मुद्राएं मोर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा क्वाइंस पुस्तक लिखी गई है कुनिंद मुद्राओं पर MP जोशी के द्वारा। अगर हम बात करें कुनिंद मुद्राओं के बाद या सारे टॉपिक के निष्कर्ष पर, तो अगर हम निष्कर्ष निकालें, एक धार्मिक स्थिति, कुनिंदों की धार्मिक स्थिति, और दूसरा आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, ये दो चीज़ें। बात करें अगर हम धार्मिक स्थिति की, तो जो कुनिंद शासक हुआ करते थे वो शैव धर्म को मानने वाले होते थे। अधिकांश जो शासक हैं इसके वो शैव धर्म को मानने वाले हैं। हालांकि कुछ शासक इसके बौद्ध धर्म के भी माने जाते हैं, कि कुनिंदों के बौद्ध वृक्ष वाले सिक्कों से पता चलता है कि कुछ शासक क्या थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और अधिकांश जो शासक थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म यानी शिव की पूजा करने वाले ये शासक हुआ करते थे, ये राजा हुआ करते थे। आर्थिक स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो कुनिंदों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ आर्थिक स्थिति थी, मजबूत आर्थिक स्थिति थी। ये मजबूत आर्थिक स्थिति का पता हमें इस बात से चलता है कि कुनिंदों के द्वारा चांदी के सिक्कों को जारी करवाया गया था। कुनिंदों के द्वारा चांदी के सिक्के जारी करवाए गए थे। तो इससे हमें ये भी पता चलता है, देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो अंतिम बात है, इस निष्कर्ष पर मैं यहाँ पर इस टॉपिक को समाप्त कर रहा हूँ। और मेरा विश्वास है कि इसके बाद आपके मन में कोई भी सवाल नहीं बचा होगा कुनिंद राजवंश से संबंधित। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल या कोई डाउट इस टॉपिक को लेकर के रह जाता है, तो आप मुझसे संपर्क करके उस चीज़ को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड लेक्चर का मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें आप जुड़ने के लिए 9997607807 इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उत्तराखंड की आगे की भी वीडियोज़ इसी प्रकार से लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाइए। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी लोगों का। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे, आगे मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक में लेकर के आऊँगा मौर्य राजवंश और उसके समकालीन शुंग राजवंश के समय उत्तराखंड में क्या था, शकों कुषाणों का, यौधेयों का शासन, या यौधेयों के साथ हम गुप्त राजवंश के समय उत्तराखंड की स्थिति को पढ़ें, या मौखिर राजवंश, हर्षवर्धन का पुष्यभूति वंश, हर्षवर्धन के समकालीन। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्वताकार पौरव राजवंश को। तो पौरव राजवंश हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले उम्मीद है आप सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस पर अपनी प्रतिक्रिया मुझे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।